अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में मेज़बान अब्दुल गफ्फार। पाकिस्तान सुपर लीग 11 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन जो पाकिस्तान टीम की रीसेंट परफॉर्मेंसेस हैं उसके बाद फैंस अब तक जो है वो बड़ी गैर यकीनी जो है ना वो कैफियत से दो चार हैं। उनको समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान टीम के साथ आखिर हुआ क्या है। क्या पाकिस्तान टीम इस शिकस्तों से संभल पाएगी? पाकिस्तान सुपर लीग आ रहा है, क्या ये जो एक हमारा अपना डोमेस्टिक या लीग का मेला है, क्या ये लोगों को जो है वो एक दोबारा क्रिकेट की तरफ लेकर आएगा? अच्छा टैलेंट प्रोड्यूस हो सकेगा? क्योंकि देखें, हर मायूसी के बाद एक अच्छी चीज़ तो होती है, लेकिन उसके लिए एफर्ट करना पड़ती है। आज इसी पूरे मौजू में बात करेंगे कि जो मसाइल हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की करंट सूरत हाल और आने वाले सिनेरियोज जो हैं, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स के बड़ा नाम है और तज्जियाकार, अपना यूट्यूब चैनल भी बड़ी कामयाबी से चला रहे हैं, वहीद खान साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। वहीद भाई, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है इस पाकिस्तान टीम को सर कभी कभी अंडरस्टैंड करना, कुछ ज़्यादा पुरानी बात नहीं है। ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में हमने हराया, लग ये रहा था कि नाउ वी ऑल सेट फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, बट उसके बाद सिर्फ मायूसियाँ हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में शिकस्तों के हमें सामने करने पड़े, न्यूजीलैंड में भी यही हुआ, सिलेक्शन कमेटी के ऊपर सवालात उठ रहे हैं। वहीद भाई, हाउ यू समराइज दिस? ये पिछले 8 महीने में एकदम अप और फिर डाउन, ये क्यों हुआ ऐसा? देखिए गफ्फार, इसमें एक बात तो बड़ी क्लियर है कि हमें जो है ना बहुत शौक है अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने का। तो जब ये ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका का टूर हुआ था और उसमें हम अच्छा करके आए थे, तो ठीक है, साइम इंजर्ड हो गया था, वो एक अलग बात है, हो जाता है, हर टीम के साथ इंजरी इश्यूज होते हैं। लेकिन उसके बाद हमने खुद जो हराफिरी की अपनी टीम के साथ कि आपने चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई नेशन से पहले जो है बेफजूल टीम में इक्का दुक्का चेंजेस की, एक स्पिनर के साथ आप गए चैंपियंस ट्रॉफी में, यानी कि हद थी मतलब बेवकूफ़ी की। और उसको फिर ये डिफेंड भी करते रहे कि नहीं जी, हमने तो सही किया, एक स्पिनर से काम चल जाएगा। और उसका क्या फिर नतीजा निकला सबके सामने कि मतलब 3 नेशन का फाइनल भी हम हार गए, फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी में विनलेस गए, फिर आप न्यूजीलैंड गए, वहाँ मार खा के आए दोनों सीरीज में। तो मैं समझता हूँ कि यार हमारा जो क्रिकेट का जो मसला है ना, इट्स गॉट मोर टू डू विद द डिसीजन मेकिंग। इट्स नॉट अबाउट टैलेंट। तो ठीक है, जो है सो है, वो तो जाहिर सी बात है कि यार आपको 90s वाला टैलेंट तो नहीं है, लेकिन जो है टैलेंट तो अपनी जगह वो है। इसी टैलेंट के साथ हम पिछले 4-5 साल से खेल रहे हैं। लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है, चाहे वो बोर्ड लेवल पे हो, चाहे वो सेलेक्टर्स की हो, चाहे वो टीम मैनेजमेंट की हो, मतलब मैं क्या कहूँ यार, इतनी मतलब अजीब और इतनी मतलब बेवकूफ़ाना किस्म के फैसले किए जाते हैं कि जिसकी वजह से हम आज क्रिकेट में जो है बिल्कुल नीचे लगे हुए हैं। इसमें बोर्ड का भी कसूर, बोर्ड की गवर्नेंस जो है वो अपनी जगह हल्की, उनके अपने फैसले करने का तरीक़ेकार गलत। फिर टीम मैनेजमेंट में माशाल्लाह से आकिब जावेद है भाई, इंटरिम हेड कोच, सबको ही पता है कि मतलब किस तरह से वो इंटरिम हेड कोच बने और किस तरह से जो कुछ भी हुआ। तो आई थिंक इट्स मोर आवर क्रिकेट इज डाउन बिकॉज ऑफ पोर डिसीजन मेकिंग एट एवरी लेवल। वरना टैलेंट तो जो है यार, और आता रहेगा टैलेंट का मसला नहीं है। मसला ये है कि जब डिसीजन मेकिंग सही नहीं होंगे तो प्रॉब्लम्स तो होंगी ना फिर। आप ठीक है, वही भी हमने देखा कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे सिलेक्शन कमेटी ने खुलेआम किसी होता है ना बलंडर किए, जिसमें आपका जो सेकंड ओपनर ना होना, आपके स्पिनर ना होना, टोटली गलत हमने पिचेस को रीड किया जाके हम अपने घर में कह रहे थे, बट कोई तब्दीली नहीं हुई। आकिब जावेद भी इंटरिम हेड कोच, अब तक वो इंटरिम हेड कोच है। ये बड़े मजे की बात है कि वो अब तक इंटरिम हेड कोच ही हैं। सो एक तो पहले क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कुछ ना कुछ शायद नोटिस लिया जाता, लेकिन अब तक वही सेटअप चल रहा है। वही भाई, फिर आगे क्या करना है? क्या यही लोग कंटिन्यू करने वाले हैं सब? देखिए, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद तो टाइम था नहीं, सीधी सी बात है गफ्फार, इसलिए क्योंकि इमीडिएटली न्यूजीलैंड जाना था हमने। फिर भी T20 में चेंजेस किए गए, लेकिन जहाँ तक रही बात सपोर्ट स्टाफ की, कोचिंग की, उसमें चेंजेस नहीं हुए। आप T20 में रिजवान को हटा के सलमान यादव को कप्तान बनाया गया, लेकिन टीम मैनेजमेंट में चेंजेस नहीं हुए। और मैं समझता हूँ कि यार देखें, जो मुझे पता है वो ये है कि भाई आकिब साहब बहुत कोशिश में लगे हुए हैं कि वो कंटिन्यू करें। अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है दूसरा कोच देखने के लिए। तो अब PSL होगा तो इसके दौरान चीजें होंगी तो हमें पता चलेगा। लेकिन मसला वही है कि यार आप वंस एंड फॉर ऑल आपको एक फैसला करना है कोचिंग के हवाले से भी, और फिर टाइम देना है अपने कोचेस को। फिर आपने कोचेस को ये नहीं कि आप 6 महीने बाद चेंज कर दें, 3 महीने बाद चेंज कर दें। फिर आपने कम से कम 2 साल के लिए तो कोच बनाओ ना किसी को, कि उसको मौका मिले कि वो जो है टीम को सेट कर सके, अपने हिसाब से लेके चले टीम को। तो आप देखते हैं क्या होता है, PSL के दौरान ही पता चलेगा हमें कि क्या ये इनके जहन में है। सब जैसे जो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि अगर आप देखें कि हमने आकिब जावेद साहब को अब तक इंटरिम हेड कोच रखा हुआ है,
इसी तरह मुझे हैरत होती है अजहर महमूद अपने आप को असिस्टेंट बॉलिंग कोच क्यों लिखवाते हैं। सीधे सीधे बॉलिंग कोच होने चाहिए जो कि जो इतनी मार पड़ रही है हमें, कोई तो जिम्मेदारी ले। ऐसे लगता है जैसे जिम्मेदारी का तयन नहीं किया जा रहा, जो सही फैसले हैं उनको प्रोफेशनली नहीं किया जा रहा। जो चीज़ें होती हैं कुछ देर के लिए होती हैं, बस को कहता है ना वो बस मट्टी पाने वाली सारी सूरत हाल लगती है मुझे सारी ये। देखिए यार, जब आपके कोचेज इस किस्म के बयान देना शुरू करें, एक कोच कहे कि जी वो बैटिंग फेल हो गई, फिर अगले दिन वो कहे कि जी बॉलिंग फेल हो गई, फिर एक कोच जो है वो कहे कि जी हम जाके खेल थोड़ी सकते हैं मैदान में, हम तो बता सकते हैं। तो यू नो दैट इज अ क्लियर फेलियर ऑफ योर कोचेस कि दे डोंट नो के मतलब क्या प्रॉब्लम आ रही है टीम में। क्योंकि अगर एक कोई प्रॉब्लम है और वो कॉमन प्रॉब्लम है टीम में, तो फिर दोनों कोचेस को उसी चीज को हाईलाइट करना चाहिए कि यार हाँ ये प्रॉब्लम है हमारी टीम में जिस पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन मसला है कि यहाँ तो अजीब अजीब बातें होती है ना, कभी बैटिंग को ब्लेम किया जा रहा होता है, कभी बॉलिंग को ब्लेम करते हैं, कभी वो कहते हैं कि हमने तो जो बोला था वो तो किया ही नहीं, तो हम क्या करें, हम क्या कर सकते हैं। तो भाई हमारे वहाँ अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस होना चाहिए। और अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, देखो अकाउंटेबिलिटी क्या होती है यार, अकाउंटेबिलिटी का मतलब ये होता है कि अगर आपको एक टास्क दिया गया है और आप उसमें फेल हो गए, तो फिर उस पर्टिकुलर फील्ड से आपको कम से कम 2-3 साल का किनारा कशी होनी चाहिए आपकी, कि चलो जी साइड पे आए हो आप, सही आपको मिल गया चांस, आपने नहीं किया। लेकिन हमारे वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है ना यार, हमारे वहाँ तो प्लेयरों जो कोचेस बनते भी हैं, जो किसी पोजीशन पे भी आते हैं, उनको क्या फिक्र है, उनको पता है कि यार हम नहीं सक्सीड हुए, कल निकाले जाएंगे, घूम फिर के अपने मतलब कैसे बोलते हैं इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके, लिंक्स इस्तेमाल करके या तो बोर्ड में किसी और पोजीशन पे आ जाएंगे। मोहम्मद वसीम आपकी मिसाल है, चीफ सेलेक्टर थे, अब वो कोच हो गए वुमेन्स टीम के। या फिर जो सबसे इजी के जी वो आप मीडिया पे चले जाएं, या अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर दें, या मीडिया पे चले जाएं, जब बड़े इवेंट्स तो उसमें बैठ जाएं और बैठ के उसी टीम को यूटिलाइज करें जिस टीम के आप कोच थे। तो भाई यहाँ पर जब तक के अकाउंटेबिलिटी के कोई कंसर्न आप नहीं लेके आएंगे ना, तो कुछ भी नहीं होगा। और अकाउंटेबिलिटी कौन लेके आएगा यार, सही बात ये है कि किसी को क्रिकेट का तो पता नहीं है। मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब कुछ फैसले जो पिछले 1-1.5 साल में हुए हैं, क्या वो कोई प्रॉपर क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता था ऐसे फैसले, मुझे बताएं। स्टार्टिंग फ्रॉम द 2023 वर्ल्ड कप, ठीक है हम सब कसूरवार है उसमें, सब कुछ है, लेकिन 2023 वर्ल्ड कप में जब चीजें मतलब खराब होना शुरू हुई, एंड माइंड यू इन द 2023 वर्ल्ड कप ऐसा नहीं था कि हमारी टीम बिल्कुल थल्ले लग गई थी वर्ल्ड कप में। हमारी टीम वाज देयर द रन फॉर द सेमीफाइनल्स टिल द एंड, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका बिल्कुल। लेकिन उसके बाद फिर जब प्रेशर बिल्डअप किया, सोशल मीडिया में बिल्डअप हुआ, मीडिया में प्रेशर बिल्डअप हुआ, सारी चीजें हुई कि जी बाबर आजम को चेंज करो, तो बात वही होती है कि अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर कौन होता है, वो होता है जो कि फिर सुनता नहीं है, बिल्कुल वो देखता है कि यार मतलब क्या चीज बेहतर है हमारे लिए, और फिर वो उसी हिसाब से फैसला करता है। लेकिन वही नीजक रिएक्शंस, ब्लेम पास ऑन करना था, किसी को स्केपगोट बनाना था, तो बस वहां से जो सिलसिला हमारे खराब हुए तो वो रुके नहीं दिए, वो मतलब सिलसिले अब तक वैसे ही चल रहे हैं। तो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग गफ्फार कि until we don't have good decision making at every level in our cricket, nothing is going to remember that। ठीक है, क्योंकि गलत आप फैसले करते रहेंगे, आप भुगतते रहेंगे। वहीद भाई, जो अभी रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सीरीज के बाद हुई कप्तान की मोहम्मद रिजवान की, क्लियरली लुक वेरी अनहैप्पी और अनक्लियर भी नजर आया। उन्होंने कहा जी हमें कोई डिसीजन मेकिंग का नहीं पता किस तरह हो रही है, क्या हो रहा है। ठीक है, सख्त फैसले क्रिकेट बोर्ड ने इस तरह तो लिए कि चले न्यूजीलैंड में आपने नई टीम भेजी, उसमें बाबर भी नहीं थे, रिजवान भी नहीं थे, नसीम नहीं थे, शाहीन को फिर हमने वनडे से ड्रॉप किया। लेकिन खिलाड़ियों कप्तान का ये मीडिया पर आकर ये कहना, क्या ये प्रेशर बिल्डिंग है, क्या ये रिफ्लेक्शन हो रहा है कि कोऑर्डिनेशन नहीं हो रही हैं, या आप बड़े सीनियर साफी हैं, आप क्या नतीजा खस करते हैं इसका? बिल्कुल, देखिए दो चीजें, एक तो आपने T20 में नई टीम 5 लड़के नए भेजे, ठीक है, T20 में गुड, आपने अगर सोच लिया है कि T20 में नई टीम बनानी है, आप बनाए, किसी को कोई बुराई नहीं, हम सब ने सपोर्ट किया कि ठीक है कोई मसला नहीं, हम 4-1 हार के हमने कहा कोई मसला नहीं। लेकिन भाई मुझे ये बताया ना, फिर आप जब एक फैसला करते हैं, जब आपने डिसाइड कर लिया कि हारिस को और उसको शाहीन को नहीं रखना वनडे टीम में, अब इस टूर पे है, तो फिर आपने कैसे हारिस को वापस रोका वहां पर, मुझे बताया ना यार। बिल्कुल ठीक, ये देखिए यही मैं बात कर रहा हूँ, डिसीजन मेकिंग। आपके वहाँ ठहराव नहीं है ना डिसीजन मेकिंग में यार। आपने जब फैसला कर लिया था कि यार हारिस नहीं खेलेगा ये वनडे सीरीज, या ये वनडे में हम किसी और को ट्राई करेंगे, फिर आपने क्यों उसको रोका वहां पर on the basis of some 1 or 2 good bowling performances in the T20 format? तो फिर this shows that your decision making has no
लाइक देयर इज नो व्हाट यू कॉल इट बैकग्राउंड टू योर डिसीजन। दूसरी चीज ये जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजवान जो बात कर रहा है उसकी वजह ये है कि भाई ये जो लास्ट ईयर जो खिचड़ी पकी ना कि जब कर्स्टन और गिलेस्पी आए तो आपके चेयरमैन ने, बोर्ड के चेयरमैन ने बैठ के ये मतलब बुलंद और दावा कहा कि जी जो कोचेज होंगे वो सिलेक्शन कमेटी में बैठेंगे और वो डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व होंगे। याद है ना आपको? बिल्कुल ठीक है ना, सारी पावर दी उनको। हमें उसके बाद फिर कहा गया कि नहीं जी अब जो है इनका कोई रोल नहीं होगा। अब हुआ क्या, उसका नतीजा जो मुझे पता चला है कि जो आकिब को इंटरिम हेड कोच आपने बना दिया विदाउट क्लैरिफाइंग कि ही इज सिलेक्टर और नॉट, तो वो सिलेक्टर भी रहे वो। अब नतीजा ये निकला भाई मेरे कि आपके सिलेक्शन कमेटी में ही डिवाइड हो चुकी, आपके सिलेक्टर्स में ही मतलब डिवाइड है। तो एक खिचड़ी पकी हुई है। आकिब जावेद अपनी मर्जी से एज ए इंटरिम हेड कोच कुछ फैसला करते हैं तो फिर वो सिलेक्टर्स कहते हैं कि नहीं जी ये सही नहीं है, हमने तो आपने हमसे कंसल्ट ही नहीं किया। उसमें कप्तान मारा जाता है, कप्तान तो कहीं भी नहीं, कप्तान कहता है यार इसको देख लो, वो कहते नहीं ये तो हो ही नहीं सकता। फिर बोर्ड के कुछ और लोग, अब उसमें और खिचड़ी आपने ऐड करनी है तो मेंटोर्स को ऐड कर दो, 5 मेंटोर्स को, कि उनकी 5 मेंटोर जो अपॉइंट किए उनसे भी पूछा जाता है कि जी आप बताएं क्या करना चाहिए। तो भाई इन्होंने देखिए ये कब होता है, ये उस वक्त होता है गफ्फार जब वो लोग बैठे होते हैं बोर्ड में जिनको नहीं पता होता क्रिकेट की एडमिनिस्ट्रेशन का, जिनको समझ नहीं होती कि कैसे प्लेयर्स को हैंडल करना है। देखिए यार प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन को दुनिया पागल तो नहीं है ना यार कि दुनिया भर में फुटबॉलर्स हो, चाहे टेनिस प्लेयर्स हो, चाहे गोल्फर्स हो, किसी भी स्पोर्ट्स के प्लेयर्स हो जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स होती है इंक्लूडिंग क्रिकेट, तो पागल तो नहीं है कि उन्होंने अपने पूरी कंपनीज अपने साथ रखी हुई है या एजेंट्स अपने साथ रखे हुए हैं। उसकी वजह यह है कि भाई ये जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना इनको आपको अलग तरीके से डील करना पड़ता है। इनकी ईगो के इश्यूज होते हैं, इनके बड़े मसले होते हैं। ठीक है, तो आप स्पोर्ट्समैन को अगर आपको डील नहीं करना आता, दीज पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस कि यार स्पोर्ट्समैन की डीलिंग करनी, आपको उनकी साइकी समझनी है। आप एक प्लेयर से परफॉर्मेंस आपने निकालना है। ये थोड़ी कि जी हमने इसको कोच अपॉइंट कर दिया, अब ये कोच फैसला करेगी कि करना क्या। कोच भी आप जो अपॉइंट करते हैं आपको पता ही नहीं होता है कि कब तक वो अपॉइंट होगा। तो यू नो थिंग्स आर जस्ट नॉट राइट इन पाकिस्तान क्रिकेट राइट नाउ, बिकॉज हम क्रिकेट को उसी तरह चलाने की कोशिश कर रहे हैं जिस तरह इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई साफ सीधी बात, तो ऐसे तो ये शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग से कुछ भी नहीं होना गफ्फार, साफ सीधी बात है। वी रियली नीड, आपको एक वो रशियन में एक वर्ड है ग्लासनॉस्ट करके, कि जब पूरा आपको ओवरऑलिंग करनी पड़ती है ना, आपको क्रिकेट में ओवरऑलिंग की जरूरत है एडमिनिस्ट्रेशन में, याद रखिए। चलें एक ब्रेक ले लो भाई भाई ब्रेक से जब वापस आते हो तो मैं जैसे मैं रोज़ कह रहा हूँ कि बेहतर यही है कि वो पाकिस्तान सुपर लीग की कुछ बात कर लें, उसके अंदर भी कुछ ढूंढें, क्योंकि चलें कुछ तो सही है, मुकाबला तो आ रहा है, उसमें हमें दोबारा क्रिकेट देखने को मिलेगी, फिर हमारे अपनी एक ब्रांड है लेकिन उसके ऊपर भी सवालात उठ रहे हैं। डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। तो जनाब पाकिस्तान सुपर लीग अब 10वें साल में दाखिल हो रही है और 11 अप्रैल से इसका आगाज़ है भाई। लेकिन जो एक ऑनर है अली तरीन साहब मुल्तान सुल्तान के, उनके बयान ने काफ़ी तहलका मचाया, फिर उसके बाद सलमान इकबाल साहब ने भी उसका जवाब दिया, लेकिन वो बहुत डिस्कस हो रहा है कि क्या जो बातें, लेकिन आपकी क्या राय है? एक लीग जो 6 लोग मिलके बनाते हैं पीसीबी, उसमें सारी बातें पेरेंट बॉडियों में से एक ऑनर जो है वो नाखुश हैं, दूसरे उन्हीं को काउंटर कर रहे हैं, ये क्या इंडिकेट कर रहा है? और इसका लीग को डैमेज हो रहा है या एक हाइप है, ये क्या मसला है? जाहिर सी बात है डैमेज होता है यार अपना गफ्फार, क्योंकि जब इस किस्म की चीजें हो कि आपके ओनर इस तरह से पब्लिकली जो है मतलब ब्लेम गेम खेले तो गलत हो जाता है। कल मेरी सलमान नसीर से बात हो रही थी तो वो ये कह रहे थे, वो अवॉइड कर रहे थे उस पर बात करना, लेकिन फाइनली उन्होंने ये बात कही कि यार ये चीज़ें जो है पब्लिकली नहीं बोलनी चाहिए, और अगर इनको कोई मसला है फ्रेंचाइजीज को तो हमें लिख के दें, हमसे बात करें, हम कोशिश करते हैं कि उनको रिजॉल्व करने की वगैरह वगैरह कर। अब रही बात अली तरीन की, जो मुल्तान सुल्तान के ओनर है, देखें यार बात ये है कि वो बोलते तो बहुत है, मतलब उनको बहुत ज्यादा वो है कि पीएसएल ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। तो भाई अगर आपके जहन में कोई चीजें हैं जिससे आप समझते हैं कि पीएसएल की वैल्यू बढ़ेगी, ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, तो आप बिल्कुल बताएं, पीसीबी को लिख के दें कि भाई ये चीजें आप करें। अगर पीसीबी नहीं करता वो चीजें, इनकॉर्पोरेट नहीं करता है, वो सजेशन को नहीं मानता, फिर अगर अली तरीन बाहर बैठ के पीसीबी को उड़ाए, क्रिटिसाइज करे, तो फिर वो समझ में आती है बात। ठीक है, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि उन्होंने बकौल सलमान नसीर के तो कोई उन्होंने ऐसी कोई बात की नहीं। अब सलमान इकबाल का जहाँ ताल्लुक है भाई, उनको सिर्फ सीधी बात है मैं कहूँ तो उनको सिर्फ बुरा इस बात पे लगा कि जो अली तरीन ने उस पे वो उनके गेम शो पे जो उसने जुमला कसा कि ये ट्रॉफी की अनवीलिंग गेम शो में कर दी, तो उस पर उनको तकलीफ हुई कि मेरे गेम शो क्यों बुरा भला
मतलब उसको डिमेन क्यों किया, तो उस पर वो भी आगे बाहर। लेकिन दिस जस्ट शोज के वही बात आती है ना, घूम करके गफ्फार जो मैं बात कर रहा था, ये वीकनेस ऑफ द पीसीबी गवर्नेंस। मतलब पीसीबी का कोई होल्ड नहीं है, कोई ग्रिप नहीं है क्रिकेट मैटर्स पे। मतलब क्या मजाल के कोई फ्रेंचाइज ओनर जो है वो इस तरह से मतलब पब्लिकली 9 साल तो कभी नहीं हुआ ऐसा। कैन यू इमेजिन any IPL team owner publicly criticizing the BCCI or anything like this? ये बताया, आप इमेजिन ही नहीं कर सकते क्योंकि उनका होल्ड है ना यार क्रिकेट मैटर्स। ठीक है, वही टाइम कमी में क्विकली सवाल आपसे करना चाहूंगा एक दो कि ये जो बात की। जी प्लीज। गफर मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं। श्योर। मुझे आप ये बताएं, वो जो आईसीसी फाइनल प्रेजेंटेशन में पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं हुई, क्या उसका नतीजा निकला भाई? मुझे बता दे जरा, आईसीसी ने कोई जवाब दिया? कुछ भी नहीं। तो ये वीकनेस है ना आपकी क्रिकेट बोर्ड की। बातें आप सुन रहे हैं ऐसी करते हैं, पता नहीं कैसे चला रही क्रिकेट। ठीक है सर, अली तरीन के बयान को अगर आप और मैं एक न्यूट्रल तजज़ियाकार के तौर पर डिस्कस करें तो देखिए, आईपीएल पीएसएल एक वक्त पर होगा तो जाहिर बात है आईपीएल नंबर 1 लीग है, पैसा है उनके पास, फ्यूचर है, तीन तो वही जाएंगे। तो मतलब को हल बताए ना, क्या ये हो सकता है वहीद भाई, अगर मैं आपसे पूछूं चले, क्या फिर हम विंडो चेंज करने की बात सोचें? क्योंकि देखें बजट तो बढ़ाना पड़ेगा अगर बड़े प्लेयर आने। चले इस बार डेविड वार्नर, केन विलियमसन अभी भी इतने पुराने प्लेयर नहीं हुए, वो अभी भी बड़े नाम है, कम अज़ कम हमारी लीग को एक ब्रांडिंग उससे हो जाती है। लेकिन आपके ख्याल में अली तरीन, चले बात अगर ये कह रहे हैं कि लीग को बड़ा करना है, वो तो हम सब भी चाहते हैं, बट हाउ, कैसे? यही तो बात है ना। देखो देखिए, विंडो का इतना इशू नहीं होगा, ये तो इस साल बहुत इशू हुआ तो इस वजह से मजबूरी में करना पड़ा। जी। लेकिन अगले साल भी शायद आगे पीछे थोड़ा हो, लेकिन जनरली हमारी विंडो वही रहेगी, फरवरी मार्च वाली रहेगी। लेकिन मसला ये है कि यार आप, यही मैं कह रहा हूँ ना कि आप बात तो कर रहे हो, बड़ा करो, ये करो, भाई कैसे बताओ तो सही ना, कैसे बड़ा किया जाए? आप खुद भी तो सजेशन दो ना यार, बताओ कि हाँ जी ऐसे करें। देखिए लीग कैसे बड़ी होती है, बड़े प्लेयरों से होती है ना। आप जब बड़े प्लेयर साइन ऑन करते हैं तो आपकी लीग की वैल्यू बढ़ती है भाई, साफ सीधी बात है। अब क्या इन फ्रेंचाइजीज के पास वो पैसा है कि ये बड़े प्लेयर्स को ला सकते हैं? मतलब अगर आईपीएल में अगर एक प्लेयर को जो है 10 करोड़ मिल रहे हैं तो ये कह नहीं कि हम आपको 12 करोड़ देंगे, ये चीज है ना। तो बातें तो यार रियलिस्टिकली आप देखें तो चीजें बड़ी, पाकिस्तान की मार्केट इंडिया की मार्केट में बहुत फर्क है। मैं समझता हूँ कि पीएसएल जितना बड़ा ब्रांड बना और जितनी पीएसएल की क्रेडिबिलिटी बनी है, ये भी बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल सही। क्योंकि हमारी मार्केट कंपेयर्ड टू लाइक इंडिया और अदर कंट्रीज इज नॉट दैट बिग यार। तो हम इतने लिमिटेड उसमें भी मार्केट में भी हमने पीएसएल को एस्टैब्लिश कर लिया है, व्हिच इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है वहीद भाई, लास्ट क्विकली नाउ, हाउ यू सी दिस पीएसएल 10 राइट नाउ? क्योंकि क्विकली बताइएगा, इस चार्ज पे फिर डिटेल आपसे मैं बात करूंगा जब हमारे स्क्वाड सारे होंगे। आपके ख्याल में इन हालात में जब पाकिस्तान टीम बिल्कुल टिकट डाउन हुई हुई है, ऐसा नहीं है कि हमारे पास लड़के नहीं हैं, लेकिन थोड़ा स्टारडम की कमी लगती है। ऐसा लगता है साइम है या बाबर हैं, शाहीन एक टीम में हो गए, डेविड वार्नर, कैसे इसको कैश ऑन करना है? फ्रेंचाइजीज कोशिश कर रही है, पीसीबी ने भी बड़ी एडवर्टाइजिंग की है, लेकिन रियलिस्टिकली देखा जाए तो थोड़ा सा फैंस मायूस हैं। बट हाउ यू सी दिस नेक्स्ट 1 मंथ फॉर द पाकिस्तान क्रिकेट, जब उसको पीएसएल से लिंक करते हैं हम? वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि देखें, जहां तक ओवरसीज प्लेयर्स का ताल्लुक है, कुछ ओवरसीज प्लेयर ऐसे हैं जो कि अनसोल्ड गए आईपीएल में, ठीक है? तो वो दे हैव अ पॉइंट टू प्रूव कि जी आपने हमें नहीं खरीदा, आपने गलती की। सो दे विल गिव देयर बेस्ट। ये मैं आपको बता दूं, प्लेयर्स लाइक डेविड वार्नर, विलियमसन ऑल, डैरेल मिचेल, चैपमैन, ब्रेथवेल, मिचेल वगैरह ये करेंगे। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली हमारे प्लेयर्स के ऊपर है, जैसे बाबर हो गया, रिजवान हो गया, सैम अय्यूब हो गया, फाकिर जमा हो गया, जितने भी शादाब खान वगैरह, they have to raise the level of the game in this PSL and show the world, show everyone कि भाई ठीक है, हो गया, लेकिन हम अभी भी बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं, हम पाकिस्तान टीम को उठाएंगे फिर से। लेकिन फर्क तो पड़ेगा गफ्फार, इसलिए क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस बुरी है, तो थोड़ा फैन इंटरेस्ट क्रिएट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। एंड आई थिंक कि थोड़ा सा अगर ये लाहौर से स्टार्ट करते तो ज्यादा बेहतर होता है। चलें फिर से ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक दिस पीएसएल विल स्टिल बी वॉच्ड अ लॉट, इट विल स्टिल क्रिएट अ लॉट ऑफ इंटरेस्ट। मैं नहीं समझता कि इतना कोई फर्क पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। वही साहब मौजूद है हमारे साथ, उनसे पाकिस्तान क्रिकेट पीएसएल में तफसीली बात की। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आएंगे तो लाहौर कलंदर्स के सीईओ समीर राना में ज्वाइन करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पुरान में खुशामदेद। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 11 अप्रैल से और पहला मैच जनाब इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर के सीईओ समीर राना साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जो कि इस वक्त सिर्फ ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद फौरन अपनी प्रैक्टिस के लिए जाएंगे। तुमको जल्दी से पुरान में वेलकम करते हैं। समीर भाई बहुत शुक्रिया। कहते हैं इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर, जस्ट नाउ आई थिंक 2 दिन रह गए। सो व्हाट इज द मोरल इन द लाहौर कलंदर्स कैंप? बहुत अच्छे 2 सीजन गए बैक टू बैक, शानदार परफॉर्मेंस लग रहा था, वैसे इनविंसिबल टीम, लेकिन लास्ट ईयर थोड़ी सी गड़बड़ होगी। तो ईगरली मतलब ईगर है कि बाउंस बैक करना है इस टीम ने और एक दफ़ा से फिर ट्रॉफी की तरफ जाना है।
थैंक यू गफार भाई फॉर इनवाइटिंग मी। और डेफिनेटली आपको पता है कि इस वक्त जरा मारा मारी चल रही होती है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो जी हैं इन्वॉल्व। तो लेकिन जिस तरह आपने कहा लास्ट सीजन में ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी, लेकिन उसकी रीज़न थी और हमने उन रीज़न को एड्रेस करने की कोशिश भी की है। क्रिकेट इज़ अ गेम ऑफ ग्लोरियस अनसर्टेनिटीज़, हम सारों ने ये सुना भी है और बिल्कुल देखा भी है। तो देखिए रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं है, मेहनत करना, अच्छी टीम बनाना, बैलेंस टीम बनाना, प्लेयर्स को जेल करना, उनको राइट रिसोर्सेज प्रोवाइड करना, उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग करना, ये फ्रेंचाइज के हाथ में होता है। ठीक रिजल्ट्स जो हैं वो ऑब्वियसली जो हैं वो आपके हाथ में नहीं होते। ठीक तो हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह जिस दफ़ा जो है वो हमारे पिछले साल से बेहतर रिजल्ट्स होंगे। तमीम भाई, आपका स्क्वाड भी हमारे स्क्रीन पे मौजूद है ना। टेनिस ऑफिशियली के सारे लोग आ गए हैं, जो कि पहला मैच आपका है, तो ये क्विकली कंफर्म कीजिएगा। दूसरा, जो ड्राफ्ट में कोशिश थी, आपसे पहले भी बात हुई थी, पर थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि इस बार कोशिश क्या की है, किन एरियाज पे आपने फोकस किया, क्योंकि शायद बड़े हाई स्कोरिंग मैचेस एंटिसिपेट हो रहे हैं, खासतौर पर पिंडी के ग्राउंड पर। तो थोड़ा टीमें इस वाले से क्या सोच रही हैं? डेफिनेटली हमारा जो ड्राफ्ट था उसमें हमारी कोशिश थी कि हम अपने जो गैप्स हैं उनको कवर करें। जी जी और हम सबको पता है कि इस दफ़ा जो पीएसएल है वो डिफरेंट टाइम पे हो रहा है, तो विकेट की कंडीशन थोड़ी डिफरेंट होगी। मेरी पर्सनली कोशिश ये थी कि किसी तरह मैं अपने मिडिल ऑर्डर को स्ट्रेंथन करूं। बॉलिंग हमारा जो है एसेट है बिल्कुल लाहौर कलंदर का भी और पाकिस्तान का भी। तो हाँ, हमने अपने कोर को पहले तो रिटेन किया, जो मोस्ट ऑफ देम आर एक्चुअली बॉलर्स। ठीक है और उसके बाद ड्राफ्ट में कोशिश ये थी कि मिडिल ऑर्डर की जो बैटिंग है उसको स्ट्रेंथन किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे डैरल मिचेल की सूरत में, सैम बिलिंग की सूरत में, सिकंदर रजा की सूरत में हमारे पास दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर बैटिंग लाइनअप होगा। बट देन अगेन जो ग्राउंड में परफॉर्मेंसेस होती हैं वो ऑन द गिवन डे होती हैं, और शॉर्टर फॉर्मेट में हमें बहुत उम्मीद है कि हमारा जो जो एक्सपीरियंस मिडिल ऑर्डर है जी ये हमारी बैटिंग लाइन को स्ट्रेंथन करेगा। ठीक है सर। दो तीन नए नाम है, जैसे उनके बारे में जरूर जानना चाहूँगा। बाकी बड़े नाम माशाल्लाह सब हम उनको जानते हैं। जैसे आपके पास इमर्जिंग में मोमिन कमर हैं, आज़ब हैं, इसी तरह मोहम्मद नईम का मैं नाम देख रहा हूँ। टेल अस समथिंग अबाउट देम, क्योंकि आप लोग कोशिश करते हैं कि हर साल जो आपका एक नया इमर्जिंग बच्चा है वो बड़ा इम्पैक्टफुल हो। जमान खान हमने इसी तरह देखे, इसी तरह मिर्ज़ा ताहिर बेग वगैरह थे। नाउ टेल अस अबाउट दिस न्यू किड्स। देखिए मोहम्मद आजिब जो है, हमारे लास्ट जो ट्रायल हुए थे नवंबर में जी जी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में, हमारा जो नया कैंपस है कलंदर हाई परफॉर्मेंस सेंटर, वहाँ पे हमने ट्रायल किए थे। वहाँ पे आजिब आए थे और शहीन, हारिस और फ़खर जमान थे वहाँ पे, जो उन्होंने इनको आइडेंटिफाई किया था। फिर मैंने आके दोबारा इनसे मैचेस खिलाए और इनकी परफॉर्मेंसेस को चेक किया, कोचेस भी थे हमारे साथ। जी जी तो आजिब एक बहुत एक्साइटिंग प्रॉस्पेक्ट हैं। अभी रिसेंट जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ है उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उन्होंने आउट भी किए हैं। अभी नेशनल T20 कप में भी एक दो मैचेस जो थे उसमें उन्होंने इम्प्रेस किया लोगों को। बहुत फाइन प्रोस्पेक्ट है, बट अगेन यंगस्टर हैं, उतनी ठीक ही एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए। बिल्कुल मोमिन कमर हमारे साथ 2022 में आए थे। ये उसमें बहुत छोटे थे, ये हमारे क्लास ऑफ 22 का जो इनिशिएटिव था उसका हिस्सा बने। फिर ये बाद में पाकिस्तान में PJL खेले, फिर ये पाकिस्तान की जो अंडर 19 की टीम है उसके साथ काफ़ी देर से अटैच्ड हैं। बहुत इम्प्रूव किया है, इनसे भी बहुत उम्मीदें हैं। नईम खान जो है वो प्योरली लाहौर कलंदर की जो कह लें कि जो इन्वेस्टमेंट है जी वो है पिछले 4-5 सालों से ये लाहौर कलंदर के साथ प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम में हैं। ठीक हमारे साथ ये रहे भी हैं हाई परफॉर्मेंस सेंटर में। नबीबिया भी हमने इनको भेजा है और ठीक इनकी है डेवलपमेंट पे काफ़ी काम हुआ है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी मुख्तसर बात करूंगा कि जो इमर्जिंग होते हैं उनसे उतनी ही एक्सपेक्टेशन लगानी चाहिए, बिकॉज बिल्कुल ठीक दे आर मेकिंग अ डेब्यू। तो कोई उनके ऊपर प्रेशर मैं नहीं चाहता कि हो, इसलिए तीनों जो है क्वालिटी के हैं, बट हमारी सही। एक्सपेक्टेशन उनसे रियलिस्टिक है। लास्ट टू क्वेश्चन, मुझे पता है फिर आपको फौरन प्रैक्टिस की तरफ जाना है। नाउ टेल अस अबाउट फ़खर जमान, चूंकि वो इंजरी के बाद कमबैक कर रहे हैं तो ही इज रेडी फॉर द फर्स्ट मैच। और दूसरा सर जो आपका स्क्वाड है उसके मुताबिक बता दीजिएगा सब लोग आ गए। और दूसरा थोड़ा सा आपको पता है सप्लीमेंट्री पिक्स होती हैं, कुछ लोग की इंटरनेशनल क्रिकेट होती है, थोड़ा सा अगर आपके फैन जानना चाहेंगे, अगर इसमें अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन हमें दे सकें। देखिए फ़खर ज़मान अल्हम्दुलिल्लाह फिट है। ठीक है दो हमारे 5 दिन में जो प्रैक्टिस हुई है उसमें उन्होंने बैटिंग की, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल फिट है। जबरदस्त और बाकी जहाँ तक प्लेयरों की बात की, अल्हम्दुलिल्लाह अगेन हमारे सारे प्लेयर जो हैं इस वक्त आ चुके हैं। डैरल मिचेल जो थे वो सुबह आए हैं आज, जबरदस्त लास्ट वो रह गए थे क्योंकि न्यूजीलैंड पाकिस्तान की सीरीज़ थी। तो वो फिनिश करके अब आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे प्लेयर जो हैं वो अवेलेबल हैं और रेडी टू गो हैं। ठीक है सर। आखिर में एक सवाल, बहुत रेयर ऐसा हुआ है कि पीएसएल की फ्रेंचाइज ओनर्स जो हैं वो खबरों में आ जाएं, वरना तो खिलाड़ी होते हैं। अब मैं वहीद खान साहब हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो कह रहे थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन चूंकि आप भी फ्रेंचाइज ओनर हैं,
ज़मीन भाई, आपकी क्या राय है? ठीक है, हम सब चाहते हैं PSL ज़बरदस्त हो, बड़े नाम आए, ये तो सब हम चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, जो अली तरीन साहब बात कर रहे हैं, लेकिन फिर सलमान भाई का भी जवाब आया उसमें। आपकी क्या राय है इस सारे मामले पर बतौर अनदर फ्रेंचाइज ओनर? देखिए, मैं समझता हूँ कि जो टाइमिंग थी कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह की, वो शायद थोड़ी अप्रोप्रिएट इस लिहाज से नहीं थी कि वी आर जस्ट स्टार्टिंग अ सीज़न। तो देखिए, अली ने जो बात की है उसमें बहुत सारे हाईलाइट किए हैं उन्होंने इश्यूज़। उनका अपना एक कैजुअल स्टाइल भी है, और वो अपने कैजुअल स्टाइल में जो है वो बाज़ दफ़ा जब बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि शायद वो कोई बुराई कर रहे हैं। मेरा ख्याल में उनका मकसद PSL की बुराई करना नहीं है, उनका मकसद भी इसको बेहतर और बड़ा करना है। लेकिन आई थिंक टाइमिंग थोड़े से बेहतर होते तो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि इस वक्त फोकस जो है वो PSL 10 पे होना चाहिए। इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट और ये जो सारे एरियाज़ हैं, आई थिंक इसको एड्रेस करने के हमारे पास और भी बहुत से मौके हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया समीन राना, लाहौर कलंदर के CEO हमारे साथ मौजूद थे। और बस समीन भाई फॉर लाहौर कलंदर फॉर एवरी टीम, क्योंकि हम सब की लीग है, इसको कामयाब भी हमने करना है। मैं फिर ये कहूँगा फैंस को ज़रूर जाके टिकट खरीदिए, टिकट अवेलेबल हैं, और लीग को मैचेस को ग्राउंड में जाकर जो है वो कामयाब बनाएं। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो पाकिस्तान में जनाब इस वक्त जो है वो अंडर 23 स्क्वाश का वर्ल्ड इवेंट चल रहा है। ICC क्वालिफायर वुमेन शुरू हो चुका है। इन दोनों इवेंट से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में खुशामदीद बात करते हैं जनाब इंटरनेशनल स्क्वाश इवेंट की, जो कि पाकिस्तान में कराची में मुनक्किद हो रहा है। पाकिस्तान में अंडर 23 स्क्वाश के मुकाबले जारी हैं और इसमें दुनिया भर से जो है वो गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक हो रहे हैं। और पाकिस्तान के स्क्वाश फेडरेशन के जो सेक्रेटरी हैं एयर कमोडोर आमिर नवाज़, उनका कहना है कि बड़े अरसे बाद इतना बड़ा इवेंट कराना ना सिर्फ चैलेंजिंग था लेकिन एक बड़ी कामयाबी भी है। और उन्होंने इस हवाले से मज़ीद क्या कहा, हमारे नुमाइंदे इमरान सिद्दीक ने उनसे बात की, आइए आपको दिखाते हैं। फर्स्ट एवर अंडर 23 वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। इसमें 19 एंड अबव एंड अंडर 23 एज कैटेगरी के मेन एंड वुमेन प्लेयर्स जो हैं वो खेल रहे हैं। और ये इस एज कैटेगरी में वर्ल्ड के मेन एंड वुमेन बोथ कैटेगरीज में जो टॉप के प्लेयर हैं, वर्ल्ड के टॉप प्रोफेशनल्स, वो सब के सब पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये क्योंकि इनॉग्रल है, पहली है, ये पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। तो लेकिन पाकिस्तान वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स इससे पहले करवा चुका हुआ है। पाकिस्तान इससे पहले वर्ल्ड ओपन PSA और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जूनियर एंड वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप सीनियर पाकिस्तान होल्ड कर चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान स्क्वाश फेडरेशन में हमारे पास ये कैपेबिलिटी और एबिलिटी और कैपेसिटी मौजूद है कि हम वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स कर सकते हैं। तो जनाब कराची में जारी इस अंडर 23 वर्ल्ड स्क्वाश चैंपियनशिप में जो गैर मुल्की खिलाड़ी शरीक हैं पाकिस्तानी, वो बड़े खुश हैं इस इवेंट के ऊपर। खासतौर पर गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान की मेहमान नवाजी और यकीनी तौर पर हमारे जो ज़बरदस्त चटपटे खाने उनसे भी लुत्फ़अंदोज़ हुए, इवेंट को भी इंजॉय कर रहे हैं। उनसे भी इमरान सिद्दीक ने बात की, आइए आपको दिखाते हैं। प्रेजेंट पाकिस्तान, इट्स अ ह्यूज प्लेटफॉर्म, एक बहुत ऑनर की बात है, प्राइड की बात है मेरे लिए। और बाकी इस टूर्नामेंट में वर्ल्ड लेवल प्लेयर्स आए हुए हैं सारे टॉप के, तो उनके साथ खेलना और खेल के एक्सपीरियंस करना बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। और भी छोटे छोटे बच्चे आए हुए इधर जो लोकल खेलते हैं इधर के, उनके लिए भी मैच देखने से बहुत बंदा सीखता है। Enjoy a lot because it's first time I got so many cameras all everywhere here. It's such a great experience. Like I learned how to need to deal with the pressure when I'm facing this kind of big event in the future. It helps me a lot, this experience. Yeah. The whole experience is really fun. It's obviously very new to me because since I never played an under 23 Worlds before, so I didn't know what to expect really. And I really like the facility. Like it's really good. The courts are great. The glass court is really nice. It's a big organization. I can see that all of the people are doing a lot of work to make this tournament work perfectly. So it's really nice. I've been trying to get used to the food and everything and try some specialties. But yeah, it's been really nice, a nice experience here. तो जनाब इसके फाइनल मुकाबले कल होंगे, उसके हवाले से इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे। जाते जाते जनाब ICC वुमेन वर्ल्ड कप क्वालिफायर, इसके पहले मैच में पाकिस्तान की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ शानदार कामयाबी हासिल की, 33 रन से पाकिस्तान और सिर्फ एक ही टीम यहाँ से क्वालिफाई कर सकती है। तो वेल डन पाकिस्तान टीम एंड बेस्ट विशेस फॉर द रिमेनिंग टूर्नामेंट। कल प्रोग्राम रिप्ले में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।